आज से ठीक 50 साल पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंटरनल और एक्सटर्नल डिफरेंसेस के नाम पे देश में आपातकाल की घोषणा की थी। असहमति की आवाज़ बोलने वाले देश के लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें देश के विभिन्न जेलों में डाल दिया गया था। उनमें जयप्रकाश नारायण को नई दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन से गिरफ्तार किया गया। LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, देवीलाल, करुणानिधि, चरण सिंह, JB कृपलानी, मधुलिमय, राजनारायण, बिजू पटनायक, ये तमाम जो टॉप रैंकिंग लीडर थे, जो पहली पंक्ति के नेता थे, जो इंदिरा गांधी का मुखालफत कर रहे थे, उनके कार्यशैली को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के और उनको एक तरफा फैसलों को लेकर के, इन सब को गिरफ्तार किया गया और ये लगभग 19 से 20 महीने तक जेलों में रहे। 1977 के जनवरी में जब चुनाव हुए लोकसभा के, कि इंदिरा गांधी की सरकार का बुरी तरह पतन हुआ और वो हार गई। मोरारजी भाई की सरकार बनी, बाद में वो सरकार भी विफल हुई और कुछ दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह सरकार के मुखिया बने, जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट फेस नहीं किया। इन तमाम ऐसे और उस दौरान जो ज्यादतियाँ हुई, प्रेस सेंसरशिप लगा, अदालत से लेकर के टॉप कोर्ट तक और ब्यूरोक्रेसी तक निरंकुश हो गई थी। और जो अत्याचार हुआ उस दौरान, जो दरिंदगी देखने को मिली और जिस तरीके से पुलिस के हमले हुए, और उस दौरान उस 21 महीने के दौरान देश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के आम नागरिक गुस्सा में था। आज उन्हीं तमाम सवालों को लेकर के 50वीं सालगिरह पर नई दिल्ली में विभिन्न नागरिक संगठनों ने इस पर मीटिंग की और उन इंदिरा गांधी के फैसलों को याद कर यह आशंका जताई कि मौजूदा सरकार भी उससे कम नहीं है और ये सरकार वही कुछ कर रही है जो इंदिरा गांधी कर रही थी। सरकार का काम करने का तरीका भी एक तरह से नादिरशाही वाली है और फिर दूसरा ये कि ये सरकार भी नागरिक अधिकारों का हनन कर रही है। आज जिन संगठनों ने इन इश्यूज पर चर्चा किया, उनमें पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी दिल्ली, PFD, PUDR और जन हस्तक्षेप, ये 4 नागरिक संगठन थे जिन्होंने इन इश्यूज पे आज बात किया। और इसमें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस अहमद अंसारी ने इशारा किया कि वर्तमान अदालतें, खास करके उनका इशारा टॉप अदालतों के बारे में था और कुछ फैसलों को लेकर के, चाहे SIR का फैसला हो, वोट देने के अधिकार का फैसला हो या और जो दूसरे फैसले आ रहे हैं, उसको लेके कहा कि अदालत शर्मसार हो रही है, उस पर से भरोसा कम रहा है। कारवां मैगजीन के संपादक हरतोष बल का कहना था कि आज सेंसर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अखबार कुछ छापने का साहस नहीं कर रहे हैं। इन्हीं तमाम इशू पे आज देखिए, आज जो चर्चा हुई उसमें प्रमुख वक्ताओं ने खास करके जस्टिस अंसारी और हरतोष बल ने क्या कहा, सुनिए। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक 24x7। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका। Peasants, unorganized labor, and sections of journalists, lawyers, students, academics, and civil society professionals. जब आ रहा था तब भी सोच रहा था क्या बोलूँ, अब उठा हूँ, अब भी सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। इमरजेंसी आपने देखा है। I was a youngster, I was a student at that time. और हमारा एक दोस्त था, डेविड इज नो मोर, वो न्यूज़पेपर लेके आए, बोले इमरजेंसी लग गई है। तो मैंने कहा इमरजेंसी तो ऑलरेडी था, ये लग कौन सी गई। तब पता नहीं था कि इंटरनल इमरजेंसी भी कोई चीज़ होती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी तो थी। इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया मिसेस गांधी ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और हज़ारों लोग सलाखों के पीछे चले गए। एक चीज़ जो हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए, और अगर हम समझते हैं कि ये सही है तो बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए कि एक तो वो दौर था जब इमरजेंसी लगा था, एक ये दौर है जो शायद अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है।
यहाँ कर्व्स और ज़्यादा हैं। इमरजेंसी के टाइम में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिविल लिबर्टी ख़त्म कर दिया। कर्टेल तो करना बहुत छोटी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो फंडामेंटल राइट्स स्टैंड सस्पेंडेड। Because of fundamental rights stand suspended, that's why Supreme Court cannot interfere with any orders of preventive detention which is passed by the government. और इसके बाद जो भी जहाँ था वो वहीं रह गया। आपको बताऊंगे हमारे सीनियर थे मिस्टर टीकम चंद खत्री। He was a senior advocate. जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट जज से जजमेंट से अनसीट हुई तो कुछ लोगों ने उनको ऐसे मजाक में बोल दिया बार में कि खत्री तुम्हारा आदमी तो जीत गया, तो कुछ चाय वाय मिठाई उठाई खिलाओ। एंड यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने 4-5 लोगों को हमारे यहाँ रसगुल्ला मिलता है आसाम में, वो और चाय पिला दिया। विल यू बिलीव दैट वाज द ग्राउंड फॉर हिज डिटेंशन अंडर मीसा? Can we imagine a person to be detained behind bar on the ground that you have treated 4 or 5 persons on the bar with sweets and tea? That was the ground. And because of the fact that the Supreme Court had declared that fundamental rights stand suspended, he had no remedy. Because Tikam Chand Khatri was a member of RSS. Don't misunderstand, I am not in RSS. लेकिन एक चीज शायद आप लोग जरूर नोटिस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। इस जजमेंट के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एडीएम जबलपुर में, कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया जिसमें देखा जा सके कि कोर्ट डर गया है। नो डाउट दिस वाज अ वेरी वेरी ग्रेव जजमेंट एंड ग्रेव एरर ऑफ जजमेंट ऑल्सो which the Supreme Court declared during the emergency. बट इसके अलावा शायद मुझे तो कोई नजर नहीं आया ऐसा जिसमें लगे कि कोर्ट डरा हुआ है। आज का डिफरेंस ये है, हम रोज देख रहे हैं कि कोर्ट क्या मुंह जजों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। इतना डरा हुआ जुडिशरी तो मैंने सोचा था ना देखा था। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब इंदिरा गांधी ने भी उसका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके खिलाफ इंदिरा गांधी ब्रॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट वाज दैट द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये था अमेंडमेंट। But even during emergency, Supreme Court was so bold that this amendment was quashed. It is a different matter that Mrs. Gandhi won her election petition. और इलेक्शन पिटीशन में भी क्या था कि बहुत बड़ा स्टेज बनाया जिससे लोगों पे रुआब पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेज है, इससे इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और दूसरा ग्राउंड ये जो जशपाल कपूर थे, he was a IAS officer, उनका रेजिग्नेशन जब वो इलेक्शन एजेंट अपॉइंट हो गए और वर्किंग करने लगे तब दिया गया। दिस वर टू ग्राउंड्स। सुप्रीम कोर्ट राइट और रॉन्ग set aside the judgment of the Allahabad High Court, and Mrs. Gandhi became free from that stigma which had been cast on her. आज आप देखें, मुझे मालूम नहीं, मैं 10 मिनट जब भी ख़त्म हो जाए बोल दीजिएगा, मैं जुड़ जाऊँगा। आपके यहाँ दिल्ली में एक जज थे, अभी भी हैं, अब जज नहीं है, ही रिटायर्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। जो दिल्ली राइट्स के केसेस थे उसको उन्होंने बोला ये कपिल मिश्रा वगैरह के खिलाफ पुलिस ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी है, और उन्होंने बोला इसका जवाब हमें कल कोर्ट में चाहिए, और उसी दिन इवनिंग में उनको यहाँ से चलता कर दिया गया।
एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं, बहुतों को ये लगता है कि शायद वो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी उसी दिन हुआ था। नहीं, ट्रांसफ़र ऑर्डर पहले से था, लेकिन what it was not enforced. The moment he said this, the transfer order was enforced and he was moved from here that very night. दूसरा जो जस्टिस कुरैशी का था, he was recommended as the Chief Justice of Bombay High Court. His path was clear to the Supreme Court. सरकार ने ऑब्जेक्शंस रेज किया, उनको चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश बनाने का रिकमेंडेशन किया, सरकार ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिकमेंड किया त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, जिसका पूरा स्ट्रेंथ 3 जजेस का है। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन किसी भी जज के लिए कि कहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट और कहाँ त्रिपुरा हाई कोर्ट। आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट, बट आई एम सिंपली इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ दैट कोर्ट। He was brought down from a court which had almost 80-90 judges to a court as the chief justice which had only 3 judges, including the chief justice. ये कौन कर रहा है? सम्मेल में एक जज फैसला देता है, उस जज का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा लाया जाता है। तो क्या इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? No transfer can be effected without the consent of the High Court or the Supreme Court. That is the kind of situation that we are facing. We hear a lot about SIR, Special Intensive Revision. स्पेशल से समझ में आना चाहिए कि ये स्पेशल है और जनरल नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि स्पेशल है और जनरल नहीं है। अगर जनरल इन रिवीजन होगा तो वो दूसरा होगा। हिंदुस्तान का कन्वेंशन ये रहा है, इट इज इंक्लूसिव एज फार एज द सिटीजनशिप इज कंसर्न, नेवर एक्सक्लूसिव। बट अब सिटीजनशिप इज एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजन के लिए क्या किया? रूल्स में है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी के किसी पार्ट में ज़रूरत हो तो कोर्ट, इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। उसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है एनी। एनी का मतलब कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऑल भी होता है और इसको एडी को ऑल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? कोई रीज़न तो होना होगा ना। हमारा जो रिवीजन है वो स्पेशल है, वाई शुड वी रीड इट एज जनरल? बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, एनी विल मीन ऑल, so it can be all the constituencies. That means all over India there can be revision. सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम किसी को इनजस्टिस होने नहीं देंगे। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, जजमेंट आया ही नहीं, जजमेंट बाद में आया। बंगाल में भी यही बोला, 27 लाख लोग इलेक्शन इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गए। ऑलमोस्ट इतना ही बीजेपी के फेवर में गया और वो जीत गए। और हमारा जज जो है सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं इस बार इलेक्शन में नहीं वोट देगा तो नेक्स्ट टाइम दे लेगा। माइंड यू, द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस पीपल as many as 27 is not that they are not Indian citizens. Not till today anybody has said that they are not Indian citizens. Their citizenship could not be determined. तो आप फेल कर रहे हैं the election commission to determine whether I am an Indian citizen or not, and you will not allow me to vote. And the rules say if it is not possible to revise an electoral roll before conducting the election will be held on the basis of the previous electoral roll. That means this election which has been held in Bihar or Bengal or anywhere in the country, or will perhaps be held in future, they cannot be held because the rules themselves say कि पिछले वाले इलेक्टोरल रोल के बेसिस पर इलेक्शन। जब जुडिशरी कंप्लीट हो जाए
एक तो डर है जो इमरजेंसी में हुआ, लेकिन जब जुडिशरी बिल्कुल ही कम्प्लीसिट हो जाए तो वेयर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? द जुडिशरी इटसेल्फ एनस्लेव्स इट। कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है ना। एक जज ओथ लेता है, उसका ओथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेंड किससे? चाइना से? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो गड़बड़ाएगा या पाकिस्तान से? प्रोटेक्ट किसका, कहाँ से? प्रिजर्व किसके अगेंस्ट में? सारी चीज़ें हमारे लिए है। कोई इंडियन ही नहीं करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और जुडिशियल के ऊपर भी उसका ओथ ये है कि यू विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। Before this constitution came into force, I don't know how many of you will be doing the oath which used to be taken by the chief minister, prime minister, and those days of course the chief ministers were also prime ministers, chief justice or judges, all said, I will owe allegiance and remain faithful to the King of England and Emperor of India. इंग्लैंड का किंग हमारे लिए एम्परर होता था। एंड नॉट ओनली दैट, द ओथ ऑल्सो एट दैट टाइम सेड हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। ये नहीं कि सिर्फ राजा, राजा के बेटे, राजा का पोता, हर एक के लिए हम उसके लॉयल रहेंगे। दिस यूज्ड टू बी द ओथ, बट नोबडी एवर सेज दैट एनी जज ड्यूरिंग दैट टाइम डिड नॉट अबाइड बाय लॉ। परटर्बिंग ही नहीं, बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर ऑल सेड एंड डन वी मस्ट नो दैट डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एज एब्राहम लिंकन डिस्क्राइब्ड। Democracy essentially is agreeing not to agree. That means I agree with you, that I may not agree with you. And you must also give me the right that I will give you that you may agree, you may not agree with what I say. जब ये ख़त्म हो जाता है and one is required to only agree and not disagree, then we will have a situation that we are confronting today. And it is against this that we have to raise our voices. It is good that so many people have come. It is really heartening that so many of us are here and each one of us are capable of taking with them at least 5-10 people. We are all in one way or other leaders in different walks of life. And it is for us and it is in our hands to save the democracy in India. It is already hijacked, there is no doubt about it. Let us not think कि शायद अभी भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो ख़त्म सी हो गई है। मतलब ये समझ लीजिए कि पार्टी का डिफेक्शन हो गया, उसका मर्जर भी डिक्लेयर कर दिया, वो भी अनाउंस कर दिया, उसको भी नोटिफाई कर दिया, लेकिन स्पीकर अभी तक ये नहीं बोल पाया कि डिफेक्शन हो गया कि नहीं, मर्जर हुआ कि नहीं। और लोग सेपरेट ग्रुप होके एनडीए में चले भी गए। What a state. Are we making a joke of this democracy? Are we making a joke of the constitution that we have? Are we making a joke of the law that we have in this country? Our forefathers, each one of us have contributed in one form or another to the not only the birth but growth of democracy. शायद जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग दूसरों का अधिकार छीन लेंगे और उनको वो राइट नहीं देंगे जो एक डेमोक्रेसी में किसी को मिलना चाहिए। मेरा शायद कुछ लंबा हो गया तो माफ़ कीजिएगा, और अगर मैंने कुछ बोल दिया जो आप इसमें से आपको ख़राब लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ जो इमरजेंसी में हुई थी, मीडिया सेंसरशिप, अखबारों के पोर्शन सेंसर किए गए। आज हमें 12 साल हो गए हैं, मैं मास मीडिया की बात कर रहा हूँ। मास मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है जिसको सेंसर करने की ज़रूरत है।
पर इस फर्क को समझना चाहिए। हमें इतनी ऑप्टिमिज्म नहीं होनी चाहिए कि मीडिया बहुत अच्छी थी पुरानी, क्योंकि हम जब तक मीडिया को सिस्टमैटिकली समझते नहीं हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि मीडिया अच्छी थी और अब खराब हो गई है। इंडिपेंडेंट से लेके आज तक हमने मीडिया पे जो सवाल होने चाहिए थे, मीडिया स्ट्रक्चर पे जो सवाल होने चाहिए थे, वो सवाल कभी नहीं उठाए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कम से कम 2 लोग थे, बाबा साहब खुद जॉन डुई के स्टूडेंट हैं, मीडिया कुछ समझते थे, जवाहरलाल नेहरू खुद। पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के जो कुछ लॉज आए हैं, मीडिया को लेके कोई भी लॉज या लेजिस्लेशन, एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, उसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया स्ट्रक्चर को वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर हमने इनहेरिट किया है, वो स्ट्रक्चर चलते आ रहा है। वो स्ट्रक्चर क्या था? पूंजीपतियों का कंट्रोल था, जो कैलकाटा के जूट बैरन्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारे पेपर, वो आज भी चला रहे हैं, वही पेपर हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो। और ये कंट्रोल कायम था। हमें ये समझना चाहिए कि सर पूंजीपति की बात नहीं है। हम जहां पे इंडिया में पूंजी की बात करते हैं, हमें कास्ट से झिझकना नहीं चाहिए। ये एक कास्ट, मारवाड़ी बनिया कास्ट के कंट्रोल में थी ये पूरी की पूरी जो अपनी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स शुरू से ही हिंदुत्व और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। गीता प्रेस से लेके आप संघ के लीडर्स की फंडिंग देखिए, उनका सपोर्ट देखिए, कहां रह रहे हैं, इसी कम्युनिटी से आ रहा है। तो शुरू से ही जो मीडिया स्ट्रक्चर की ओनरशिप है और संघ की तरफ सिंपैथी है, ये साथ साथ चल रहे हैं। ये जो आप इमरजेंसी में आपने इंडियन एक्सप्रेस की ऑपोजिशन देखी है, उसको आप इंडियन एक्सप्रेस की ओनरशिप और उनकी पॉलिटिक्स से दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संघ के साथ जुड़े हुए थे। आज वही अखबार उसी फैमिली के ओनरशिप में वो काम नहीं कर सकता है जो इमरजेंसी के टाइम कर सकते थे, क्योंकि जो ओनरशिप के हालात हैं और जो सरकार के हालात हैं और आइडियोलॉजी अलग है इमरजेंसी से लेके। और यही बात जब लिबरलाइजेशन हुई है तो ये बात और बढ़ी है। हम जो कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, वो कॉर्पोरेट्स भी इसी कम्युनिटी या इसी कास्ट में से ड्रॉन है। आप अंबानी या अडानी की बात कर लें, ये जो कास्ट फॉर्मेशन है वही है, और इनकी आइडियोलॉजिकल सिंपैथीज भी बियॉन्ड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, बियॉन्ड मनी, आइडियोलॉजिकली भी उसी तरफ जाती है जहां पे आज की सरकार है। और ये जो आइडियोलॉजिकल ढांचा है, सिर्फ कॉर्पोरेट या कैपिटलिस्टिक सुपरस्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं, अपर कास्ट की जो समर्थन है, अगर वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गई है तो आपको देखना पड़ेगा कि 90s के दशक में जो नीचे से डेमोक्रेसी के थ्रू उभर रहा था, चाहे काशीराम हो, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, उसी को देखते हुए आपको एक पीरियड ऑफ डिजर्शन दिखेगा कि आज अपर कास्ट कंसोलिडेशन पूरी की पूरी बीजेपी के साथ है। अगर कोई पॉलिटिशियन कहीं पे सोचता है कि हम यहां से ब्राह्मण वोट तोड़ लेंगे या कर लेंगे, तो वो बेवकूफी कर रहे हैं, पर अब पॉलिटिशियंस को कोई समझा नहीं सकता है। और ये स्ट्रक्चर कभी लेजिस्लेट नहीं किया गया है। आज आपको एक अखबार ज्वाइन करने के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशंस दिखानी पड़ती हैं, एक सरकार एक अखबार या चैनल स्टार्ट करने के लिए कम क्वालिफिकेशंस है। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, आपके पास पैसा होना चाहिए। इस पैसे की अहमियत बढ़ती जा रही है पोस्ट लिबरलाइजेशन, और ये एक क्लास है, अपर कास्ट है, मनीड है, जिसके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इंडिया की फिगर्स हैं कि अपने लोकसभा में 543 एमपीज में से 504 की वेल्थ 1 करोड़ से ज्यादा है। ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? इसका मतलब हमारी लोकसभा उन 1% लोगों में से आ रही है जिनके पास इतनी ज्यादा वेल्थ है। बाकी 99% जो लोग हैं उनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप किसी और तरह की रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, बट ये जो अक्रॉस द वेल्थ डिवाइड जो रिप्रेजेंटेशन है, वो पूरी हमारी पावर लॉबी से आज मिसिंग है। और ये इंटायरली
अपर कास्ट अलाइड है, जिसमें कुछ डोमिनेंट कास्ट के लोग भी शामिल हो गए हैं, बट इसकी पावर स्ट्रक्चर साथ है। इसका मीडिया पे क्या फर्क पड़ता है? जब मोदी आते हैं तो क्या मीडिया सडनली बदल जाती है? वही मीडिया जो यूपीए के टाइम पे थोड़ी गरज रही थी, करप्शन की बातें कर रही थी, एकदम शांत हो गए। लोग कहते हैं कि डर गए थे। ऐसा क्या हुआ था 2014 के बाद? कुछ एक एनडीटीवी की रेड की बात कर देते हैं, जब तक रेड होते हैं तब तक एनडीटीवी काफी खामोश पहले ही हो चुकी थी। बाकी जो हम बात करते हैं, कौन से मेजर अखबार के साथ क्या हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ, इंडियन एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ क्या हुआ, कुछ इवेंट्स की 2-4 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं। बट बुनियादी तौर पे इनके मालिक जो इस सरकार की आइडियोलॉजी थी और कमिटमेंट थी उसको एंडोर्स करते हैं। ये शांति ऊपर से आई है, ये शांति से डर से नहीं आई है, एक सांठ गांठ के साथ ये शांति आई है। जो हमारी मास मीडिया की ओनरशिप है वो यही चाहती थी जो हो रहा है। और क्योंकि हमने कभी लेजिस्लेशंस नहीं बनाई थी कि फंडिंग मास मीडिया की कहां से आनी चाहिए, ओनरशिप क्या होना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट डाइल्यूट हो चुका है, जर्नलिस्ट के पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस मास मीडिया में कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो खुल के वो लिख सकता है, क्योंकि कल वो वहां पे काम नहीं करेगा अगर ये बात आ जाती है। तो ये ढांचा हमारे सामने साफ है। इस ढांचे में इंडिपेंडेंट मीडिया है, छोटी मीडिया है जो काम कर रही है। और चलिए यूट्यूब की बात हो रही है, पर जब ये लोग बात करते हैं, लोग एक चीज भूल जाते हैं कि जर्नलिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट दायरा है वो मिसिंग है। वो छोटा मीडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे बैठ के बहस करें और कहें कि मोदी ये है या वो है, वो सब चीजें हैं, पर उससे लोगों का ध्यान नहीं बदलता है जब तक रिपोर्टिंग नहीं होती है। रिपोर्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट और पैसे चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट और पैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं है और यूट्यूब चैनल्स वालों के पास एकदम नहीं है। तो आप जब मीडिया की बात करते हैं, आप लोग अडानी और अंबानी की बात करते हैं, आप एएनआई की बात नहीं करते हैं। ये जो आज मीडिया पे कंट्रोल है, या जो पाइपलाइन पे कंट्रोल है, या जो मैसेजिंग पे कंट्रोल है, उसका एएनआई बराबर भागीदारी है, उसका कंट्रोल शायद अंबानी और अडानी से भी ज्यादा है। हर एक चैनल, हर एक न्यूज़पेपर जो रिपोर्टें चलाता है, उनमें से 70-80% विजुअल और ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो सब एएनआई से आ रही है। तो हमारा एक सोर्स का ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है। सरकार जो चाहती है उस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो बाद में डाइवर्सिटी का क्या फायदा है अगर आप जमीन से ही वो चीजें नहीं रिपोर्ट कर सकते जिसका असर सरकार पे पड़ेगा। और ये आज का दायरा है। ये दायरा अगर आप सोचते हैं कि अपने आप बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये तभी बदलेगा जब एक चेंज ऑफ पावर आएगा और इसके बारे में सोच हुई। मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि कल पावर बदल जाएगा तो ये चेंज आ जाएगा। ऑपोजिशन की किसी पार्टी में ये विश्वास नहीं है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी इलेक्टोरल सपोर्ट होए जो न होए, आप चाहे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए पंजाब में, चाहे ममता को कलकत्ता में देख लीजिए, या तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, वो मीडिया को उसी तरह से ट्रीट करते हैं और वही कंट्रोल चाहते हैं जो मीडिया का नेशनल मीडिया, मोदी का नेशनल मीडिया पे। उनमें से कोई इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे सोच नहीं रहा है। आज कांग्रेस के पास 3 स्टेट्स हैं, वहां पे मास मीडिया की क्या हालात है, मास मीडिया क्या कर सकता है, इस पे बात होती नहीं है। क्योंकि अगर चेंज आना है और बदलाव आना है तो कम से कम कुछ जगहों पे तो वो बदलाव आज हो जाना चाहिए ना, या उसके बारे किसी को सोचना चाहिए। क्या वहां के पूंजीपति भी मास मीडिया में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट होगी? पर इंडिपेंडेंट मीडिया तो हर एक सरकार, हर एक पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करेगी। तो ये जो चेंज ऑफ पावर के बिना ये चीजें नहीं आ सकती हैं। एक ही आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है, ये नहीं आ सकता है। तो उस बात से मैं सहमत हूं कि जब तक मास मूवमेंट जमीन से नहीं उभरती है वो चेंज नहीं आ सकता है। पर मैं पेसिमिस्ट हूं। पेसिमिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना भूल जाएं या काम ना करें। मास मीडिया के भी गुंजाइश कम इसलिए दिख रही हैं कि वही जो ऑपोजिशन है, जो मास मीडिया में
नहीं इंटरेस्टेड है, मेरे को लगता है मास मोबिलाइजेशन या मास मूवमेंट्स में भी नहीं इंटरेस्टेड है। हम इमरजेंसी के बारे में बात करें तो इमरजेंसी का मूवमेंट सक्सीड कर सकता था कि अगर हम 2 महीने के लिए ग्राउंड में जाएं, फिर 2 महीने हम बाहर सेमिनार करके वापस आए, कहीं फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं मूवमेंट। मास मूवमेंट्स रोज ग्राउंड पे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है। मास मीडिया के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो एक गवर्नमेंट से अलग मॉडल दिखाना पड़ेगा अगर आपको अपोजिशन देनी है। तो ये इसका मेरे को अभी सामने दायरा दिख नहीं रहा है, और ये सोच हमें सबको देखनी पड़ेगी कि इसका आखिरकार जिम्मेदारी कहां तक आती है। मैं तो यह कहूंगा कि हमें इस कमरे में भी कुछ सोच करनी चाहिए। हम जहां बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, लोगों की बातों की, चलिए स्टेज पे भी ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेज तो नहीं है इस देश का या जेंडर का, पर इस कमरे में देखिए 25 साल के बाद इस कमरे में कौन बैठा होगा डेमोक्रेसी की बात करने के लिए। यहां पे आप लोग सब 25-30 साल के होंगे जो यहां पे बैठे हैं, में भी जब इमरजेंसी शुरू हुई थी, वो 25-30 साल के लोग जो आइडियोलॉजिकल तौर पे इस गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, वो कहां है? मुझे नहीं दिखते। कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाइए, आपको आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन नहीं दिख रही। आज मास मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है लेबर का जो अनरेस्ट चल रहा है इस देश में, नॉर्थ इंडिया में, शायद 80 के दशक से के बाद ये सबसे बड़ा अनरेस्ट है। पर आप उस अनरेस्ट में जाइए और लोगों की बात सुनिए, वो ऑपोजिशन पूरा नॉन आइडियोलॉजिकल है। उसमें करप्शन की बात हो रही है, मैनेजमेंट के फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है, सरकार या सरकार ने क्या किया है जिसके कारण इस दुर्दशा पे हम पहुंचे हुए हैं उसकी बात नहीं हो रही। और ये जिम्मेदारी हम सब पे आती है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल फेलियर है इस सरकार के अगेंस्ट अपोज करने का, मास मूवमेंट पे लेके हमारे लेवल पे लेके एक कम्युनिकेशन का फेलियर है। तो मैं वही खत्म करना चाहता हूं कि ये चेंजेस जल्दी नहीं आएंगे, या हम ऑप्टिमिस्टिकली सोचते रहें तो उससे नहीं आएंगे। काम बहुत बड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये काम करना नहीं चाहिए। थैंक यू।